हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था सर्वर्स के बारे में और सर्वर्स में काम में लिए जाने वाले स्टोरेजेस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क क्या होता है ये तो आप लोग को मालूम है। नेटवर्क के माध्यम से हम लोग एक कंप्यूटर को एक सर्वर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं और हम रिमोटली कोई भी कंप्यूटर या सर्वर से कनेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सर्वर्स जो हैं डायरेक्टली एक नेटवर्क के साथ नहीं जुड़ती, ये जुड़ती हैं एक प्रॉक्सी के माध्यम से। अब ये प्रॉक्सी क्या होती है? क्या आपको ये मालूम है कि वर्क फ्रॉम होम के चलते जो लोग आईटी के डिपार्टमेंट पे काम करते हैं, जो लोग अन्य डिपार्टमेंट्स में भी काम करते हैं, आप में से जो स्टूडेंट्स हो, आप भी बहुत तरह से प्रॉक्सी के माध्यम से अपना काम करते हो। प्रॉक्सी के थ्रू से आप अपने कॉलेज या अपने कंपनी के सर्वर्स या कंप्यूटर्स के साथ जुड़ते हो। चलिए आज के इस वीडियो में हम आगे चल के जानते हैं कि ये प्रॉक्सी क्या होती है और किन किन तरह की प्रॉक्सीज होती हैं। आप में से बहुत जन या तो अभी कॉलेज में होंगे, या फिर आप कॉलेज से पास हो चुके होंगे, या फिर अभी कॉलेज जाने वाले होंगे। कॉलेज में एक 75% अटेंडेंस की क्राइटेरिया होती है, जिसके चलते स्टूडेंट्स को हर क्लास में 75% अटेंडेंस सिक्योर करना होता है। स्टूडेंट्स बहुत चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, अगर उनको किसी एक क्लास में जाने का मन ना हो तो अपने दोस्तों की मदद लेके प्रॉक्सी लगाते हैं। अब ये प्रॉक्सी का नाम आपने सुना होगा। ये प्रॉक्सी क्या होता है? आपको खुद क्लास नहीं जाना होता है तो आप अपने दोस्त की मदद से आपके नाम के आगे अपना सिग्नेचर करवा देते हो। इसमें क्या होता है, एक तरह से ये आप एक इंटरमीडियरी दोस्त की मदद लेते हो जो आपके लिए आपके बिहाफ पे आपका काम करता है। अब ये अच्छा नहीं है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अभी आप इसके इंटेंशन पे मत जाओ, आप इसके कॉन्सेप्ट पे जाओ। ये जो कॉन्सेप्ट है प्रॉक्सी का, ये नेटवर्क पे भी लागू होता है। कंपनीज़ जो होती हैं, स्कूल्स जो होते हैं, वो भी प्रॉक्सी का इस्तेमाल करती हैं। यूज़र्स भी जो होते हैं वो भी अपने तरफ से प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉक्सी का काम होता है अपने सोर्स यानी एंड यूज़र या क्लाइंट या कोई भी यूज़र या कस्टमर जिसकी बात करते हैं वो, और डेस्टिनेशन सर्वर जो कि होती है एक एप्लीकेशन या कोई एक सॉफ्टवेयर, इनके बीच में एक प्रॉक्सी होती है जो इनकी कम्युनिकेशन को एक से दूसरे तक पहुंचाने के काम में आती है। कुछ हद तक इसको फ़िल्टर करती है, कुछ हद तक इसके कुछ अदर फंक्शंस भी होते हैं। पहला जो प्रॉक्सी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होता है फॉरवर्ड प्रॉक्सी। फॉरवर्ड प्रॉक्सी कहाँ काम में आती है? अगर आपको आपकी आइडेंटिटी हाइड करनी हो, जैसे कि आप नहीं चाहते हो डेस्टिनेशन सर्वर को पता चले कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका आईपी एड्रेस क्या है। हो सकता है एक डेस्टिनेशन सर्वर भी आपके ब्राउज़र के कैच हिस्ट्री से बहुत सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके। इसको छुपाने के लिए आप एक फॉरवर्ड प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। इस फॉरवर्ड प्रॉक्सी को कहीं कहीं लोग वीपीएन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे समझाता हूँ। एक दूसरा फ़ायदा जो है वो ये है कि हो सकता है डेस्टिनेशन सर्वर भी चाहती है कि वो हर किसी को अपनी एप्लीकेशन या अपनी सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल होने ना दें। जैसे कि मान लो आपके स्कूल या आपके कॉलेज में एक पोर्टल बनाया गया है जिसके माध्यम से आप अपनी एग्ज़ाम्स अटेंड कर सकते हो, आप अपनी रिजल्ट देख सकते हो, और आप अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हो, आप अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हो इत्यादि। हो सकता है ऐसे भी हो आप अपने क्लासेस भी उसी वेबसाइट के माध्यम से अटेंड करो। अगर ये वेबसाइट की एक्सेस जो है हर किसी को दे दी जाए, ग्लोबली हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो, तो क्या हो सकता है, बहुत से अनवांटेड यूज़र्स इस वेबसाइट को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। ऐसे भी यूज़र्स होंगे जो इस वेबसाइट को हैक करने का ट्राई करेंगे और जिसके वजह से स्टूडेंट्स सफ़र करेंगे। एक वेबसाइट एक सर्वर की कैपेसिटी के हिसाब से हो सकता है कि वो एट ए टाइम 100 स्टूडेंट्स या 200 स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर सके। अगर इससे ज़्यादा ऑनलाइन यूज़र्स इस वेबसाइट को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, वो वेबसाइट स्लो हो सकता है। वो वेबसाइट की कैपेसिटी के बियॉन्ड जाने से वो वेबसाइट भी डाउन हो सकती है। कॉलेजेस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी की, जिसको अलाउ किया जाता है कि वो एक सर्वर के साथ जुड़ सकें। अब ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी का काम ये होता है कि वो फ़िल्टर की तरह काम करती हैं। ये फ़िल्टर स्टूडेंट्स को पहले अपनी आइडेंटिटी के साथ वेरीफाई करती है कि क्या ये असली स्टूडेंट है। अगर वो आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है सक्सेसफुली, तो उसकी जो रिक्वेस्ट होती है स्टूडेंट की
एक्सेस की रिक्वेस्ट हो, जो मैसेज हो, जो इंस्ट्रक्शन हो, वो फॉरवर्ड प्रॉक्सी अपने से डेस्टिनेशन सर्वर तक पहुंचा देती है। इसके माध्यम से यूज़र्स जो हैं अपनी जो कॉलेज की या स्कूल की जो वेबसाइट है या जो पोर्टल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कंपनीज़ भी करती हैं। कंपनीज़ के पास ऐसे बहुत सारे इंटरनल सर्वर्स होती हैं या पोर्टल्स होती हैं जिसको ग्लोबली एक्सेस प्रोवाइड करना बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी हज़ार्ड हो सकता है। तो कंपनीज़ क्या काम करती हैं, कंपनीज़ भी अपने एम्प्लॉयज़ को एक तरह से एक फॉरवर्ड प्रॉक्सी देती है, जो प्रॉक्सी एम्प्लॉयज़ की आइडेंटिटी वेरीफाई करती है कि क्या ये असल में मेरा एम्प्लॉय है। अगर वो एम्प्लॉय की आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है तब जाके इस एम्प्लॉय का जो रिक्वेस्ट है वो आगे पहुंचाया जाता है डेस्टिनेशन सर्वर के प्रति। इस फॉरवर्ड प्रॉक्सी को बहुत लोग वीपीएन भी बोलते हैं। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब इसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्यों कहा जाता है? इस वजह से कि एक्चुअली जो प्रॉक्सी होती है ये आपको मदद करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरह से ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप वर्चुअली जो है कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क के साथ जुड़ सको। इसी वजह से इसको वीपीएन बोला जाता है। अब ये तो एक फॉरवर्ड प्रॉक्सी की बात हो गई। प्रॉक्सी एक अलग तरह की भी होती हैं, उनका नाम है रिवर्स प्रॉक्सी। तो अभी चलिए जानते हैं कि रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है और किस तरह से एक फॉरवर्ड प्रॉक्सी से अलग होता है। जिस तरह फॉरवर्ड प्रॉक्सी में सोर्स की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है या सोर्स की जो आइडेंटिटी है उसको फिल्टर आउट किया जाता है, उसको ऑथराइज किया जाता है और उसको फिर अलाउ किया जाता है डेस्टिनेशन के लिए रीच करना, उसी तरह बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे प्रॉक्सी को काम में लगाया जाता है ताकि डेस्टिनेशन की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। मान लीजिए कोई एक वेबसाइट है जो ग्लोबली सबको एक्सेसिबल हो, अभी जैसे कि गूगल हो या कोई अदर सर्च इंजन वेबसाइट्स हो या जो पब्लिक वेबसाइट्स हैं, अगर एंड यूज़र को डायरेक्टली ये पता चल जाए कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट की आईपी एड्रेस क्या है तो वहाँ पे भी हैकिंग की चांसेस हैं। यहाँ पे कंपनी एक फॉरवर्ड प्रॉक्सी को काम में नहीं ला सकती क्योंकि फॉरवर्ड प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर किया जाता है सोर्स एंड पे और यहाँ पे सोर्स जो है उनके कंट्रोल में नहीं है। तो वो यहाँ काम में लाती हैं रिवर्स प्रॉक्सी को। रिवर्स प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर किया जाता है डेस्टिनेशन एंड पे और वो हाइड करती है डेस्टिनेशन सर्वर की आइडेंटिटी। इसको आप ऐसे मान लीजिए कि अगर आपको google.com में जाना हो तो google.com एक एक्चुअल एड्रेस नहीं है, google.com एक प्रॉक्सी सर्वर की एड्रेस है। वो प्रॉक्सी सर्वर को आप कनेक्ट करते हो और इंटरमीडियरी वो प्रॉक्सी सर्वर आपके एक्चुअल गूगल वेबसाइट तक आपकी रिक्वेस्ट को इंटरनली फॉरवर्ड करती है। इसकी एक और फ़ायदा भी है। वो फ़ायदा ये है कि अगर आप चाहते हो आपकी जो लोड है उसको बैलेंस करने के लिए, अभी फॉरवर्ड प्रॉक्सी में मैंने आपको बताया था कि क्या होगा अगर एक इंटरनल वेबसाइट जिसकी कैपेसिटी है 100 पीपल, 100 स्टूडेंट्स या 200 या 1000 स्टूडेंट्स की और बहुत सारे यूज़र्स इस वेबसाइट को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो सर्वर जो है डाउन हो सकती है, वो एप्लीकेशन स्लो हो सकता है। इसी तरह जो वेबसाइट्स पब्लिकली अवेलेबल होती हैं, जिस वेबसाइट की ट्रैफिक बहुत हाई होती है, जैसे कि कोई भी एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ले लीजिए, ई कॉमर्स वेबसाइट ले लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स एक साथ लॉगिन करते हैं, एक साथ अपने आइटम्स को ब्राउज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, परचेस करते हैं और पे करते हैं। क्या ये संभव है बस एक ही सर्वर के लिए इन सारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना? तो नहीं, ऐसा एक सर्वर इतना सारा लोड को जो है प्रोसेस नहीं कर सकती। यहाँ पे कंपनीज काम में लाते हैं एक से ज़्यादा सर्वर्स को लिए, जैसे कि एक अमेज़न की वेबसाइट है। अमेज़न की वेबसाइट एक से ज़्यादा सर्वर्स में होस्टेड होंगी, लेकिन यूज़र्स को बस एक ही वेबसाइट की एड्रेस दी जाती है जो कि एक रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर की एड्रेस होती है। जैसे ही एक यूज़र अपनी रिक्वेस्ट को एक रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर तक पहुंचाता है, रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर का ये काम होता है कि ये ढूंढना कि वो सर्वर कौन से पर्टिकुलर अमेज़न वेबसाइट तक पहुंचाया जाए, जिस जो वेबसाइट की ये सर्वर की रिक्वेस्ट को जो है ये यूज़र की रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकें और इनकी जो काम है या जो रिक्वायरमेंट या नीड्स हैं इनको फुलफ़िल कर सकें। ये रिवर्स प्रॉक्सी एक तरह से लोड बैलेंसर के काम करती है और ये लोड बैलेंसर के आगे हम और डिस्कस करेंगे कि ये लोड बैलेंसर कहाँ काम में आती है, इसका क्या एडवांटेजेस होता है। लेकिन लोड बैलेंसर भी एक तरह से रिवर्स प्रॉक्सी भी होती है। एक और सीधा सा उदाहरण मैं दूंगा आपको, जो
वेबसाइट की बात मैं कर रहा था, google.com की बात कर रहा था, google.com भी इसको एक डीएनएस नेम बोला जाता है, डोमेन नेम सर्विस। डोमेन नेम सर्विस भी एक तरह की रिवर्स प्रॉक्सी होती है जो कि एक एलायस नेम है, और वो नेम जो है एक रिवर्स प्रॉक्सी है जो कनेक्ट करती है बैकएंड के सर्वर्स के साथ। तो ये तो डिफरेंस था एक फॉरवर्ड प्रॉक्सी और एक रिवर्स प्रॉक्सी के बीच में। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखते हैं कि इन दोनों के बीच में असल अंतर कहाँ है, और कंपनीज इन दोनों प्रॉक्सीज को एक साथ इस्तेमाल करती है। उसी अमेज़न वेबसाइट की एग्जांपल को लीजिए। एक अमेज़न वेबसाइट अपने एंड यूज़र्स के लिए रिवर्स प्रॉक्सी का इस्तेमाल करती है, ताकि जब एंड यूज़र्स अमेज़न की वेबसाइट के साथ कनेक्ट करें तो वो कनेक्ट करें एक रिवर्स प्रॉक्सी को, और रिवर्स प्रॉक्सी जो है अमेज़न के बहुत सारे सर्वर्स में से एक सर्वर को चुन के यूज़र की रिक्वेस्ट को उसी सर्वर तक पहुँचाए। ये तो हो गया ग्लोबल और एक एंड यूज़र या कस्टमर के साइड की बात। वही अमेज़न की वेबसाइट को आगे चालू रखने के लिए, उसमें जो अपडेट्स होती हैं या जो डेवलपमेंट होती हैं उन्हें आगे रखने के लिए अमेज़न की जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस अमेज़न की प्राइवेट नेटवर्क के साथ जुड़ी होने चाहिए, ताकि जो अमेज़न की वेबसाइट्स हैं उन पर वो लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस है वो कर सकें। इसी वजह से जो बैकएंड होता है या जो अमेज़न की इंटरनल टीम होती है वो अमेज़न के सर्वर को कनेक्ट करती हैं थ्रू अ फॉरवर्ड वीपीएन। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो अमेज़न की वेबसाइट है वो एक इंटरमीडियरी वेबसाइट है जो दोनों का इस्तेमाल करती है, एक रिवर्स प्रॉक्सी का भी और एक फॉरवर्ड प्रॉक्सी का भी। रिवर्स प्रॉक्सी इस्तेमाल होती हैं एंड कस्टमर्स के लिए, और जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी होती है वो इस्तेमाल होती है अमेज़न की इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ इस वेबसाइट्स के बारे में, इस सर्विस के बारे में जानते जानते आपको इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। कुछ ऐसी टॉपिक्स हो सकती हैं जो आप जानना चाहते हो, आप उन टॉपिक्स के बारे में इस कमेंट सेक्शन पे मेरे को बताइए, ताकि मैं जो अगली वीडियो लेके आऊँगा वो उन्हीं टॉपिक्स के बारे में होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक लाइक करना बनता है, और मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे क्लिक करके, सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो लेके आऊँ आपको उसके बारे में पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक है। धन्यवाद।